सर, लड़की हुलिये से शरीफ घर की लगती है, लेकिन इस पर ड्रग स्मगलिंग का आरोप है। इंस्पेक्टर की बात पर डिप्टी डायरेक्टर राहुल वर्मा ने अचंभे से बाहर देखा, जहां सर से पांव तक दुपट्टा ओढ़े अनन्या बेंच पर बैठी डर से कांप रही थी। सर, मेरा सुझाव है इस लड़की से पूछताछ दूसरे तरीके से करें। शरीफ हुई तो तुरंत असली गुनहगार का नाम बता देगी, वरना जस्ट शट अप। इंस्पेक्टर राकेश। इंस्पेक्टर के चेहरे पर कमीनापन देखकर राहुल गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए धाड़ा। ये लड़की तुम जैसे घटिया ऑफिसर की कस्टडी में महफूज नहीं रहेगी। मेरे ड्राइवर से कहो इसे वर्मा हाउस पहुंचाए। वो उसे सुरक्षा के मारे अपने घर ले आया, लेकिन सुबह स्त्री की सिसकियों पर उसकी आंख खुली तो बेडशीट पर लगे दागों पर नज़र पड़ते ही वो पत्थर हो गया। ओ शिट। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डिप्टी डायरेक्टर राहुल वर्मा ने हैरानी से खिड़की की तरफ देखा, जहां सर से पांव तक दुपट्टा ओढ़े अनन्या बेंच पर बैठी डर से कांप रही थी। उसकी झुकी हुई नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती और फिर तुरंत ज़मीन पर जम जाती। उसके वजूद पर ऐसा कपकपी तारी थी जैसे हर गुजरता पल उसके लिए नई परीक्षा बन चुका हो। राहुल वर्मा इस विभाग का सबसे ख़तरनाक ऑफिसर माना जाता था। उसके सामने बैठने वाले बड़े बड़े अपराधी कुछ ही पलों में टूट जाते थे। कई लोग तो ऐसे अपराध भी कबूल कर लेते थे जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते थे। ड्रग्स स्मगलिंग के मामलों में उसका नाम पूरे विभाग में अलग पहचान रखता था। उसकी नज़र मामूली इशारों से सच और झूठ का अंदाज़ा लगा लेती थी। यही वजह थी कि तस्कर उसके नाम से खौफ खाते थे। इसे कभी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने पुरुष खड़ा है या स्त्री। कानून की नज़र में हर अपराधी बराबर था। फिर भी आज पहली बार उसकी नज़रें इस चेहरे पर रुक गई थी। अनन्या के चेहरे की मासूमियत उसके बरसों के अनुभव से टकरा रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी विरोधाभास पैदा हो गया था, जैसे उसकी फेस रीडिंग पहली बार किसी दीवार से टकरा गई हो। सर, मेरा सुझाव है इस लड़की से पूछताछ दूसरे तरीके से की जाए। राहुल ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। क्या मतलब है दूसरे तरीके से? कहना क्या चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर राकेश शर्मा हल्का सा मुस्कुराया। सर, ये ड्रग्स डीलिंग की दुनिया बहुत गंदी होती है। यहाँ पहुँचने वाली कोई भी लड़की बेदाग नहीं होती। आप बेहतर जानते हैं, ऐसे लोगों से जानकारी निकालने के लिए खास तरीके होते हैं। कुछ घंटों में सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर वास्तव में शरीफ हुई तो असली अपराधी का नाम खुद बता देगी, वरना सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राहुल की आंखों में एकदम सख्ती उतर आई। जस्ट चेहरा राकेश। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि कुछ पलों के लिए सबकी सांसें रुक गईं। राहुल ने पूरी ताकत से हाथ मेज़ पर मारा। उसकी आवाज़ पूरे दफ्तर में गूंज उठी। ये लड़की तुम्हारी कस्टडी में एक पल भी नहीं रहेगी। राकेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सर, मेरा मतलब सिर्फ ये था। राहुल ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ आ गया है। तुम पूछताछ के नाम पर अपनी सीमाएं भूल चुके हो। ये विभाग कानून पालन करवाने के लिए बनाया गया है, किसी बेबस इंसान की इज्जत उछालने के लिए नहीं। राकेश ने नज़रें झुका ली। सर, शायद आप इस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। विश्वास अभी किसी पर नहीं किया मैंने। सिर्फ ये फ़ैसला किया है कि जांच कानून के अनुसार होगी। मेरी मौजूदगी में कोई भी ऑफिसर अपनी इच्छा को पूछताछ का नाम नहीं दे सकता। राहुल कुछ पल खामोश रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, मुझे ऊपर से पूरा अधिकार प्राप्त है। इस केस की हर जिम्मेदारी अब मेरे पास होगी। जानकारी भी मैं खुद हासिल करूँगा। 1 सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट मेरे सामने होगी, शायद उससे भी पहले। ये कहकर राहुल ने फाइल उठाई, दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। अनया ने कांपती हुई निगाहों से पहली बार उसकी तरफ देखा। इस एक पल में डर अभी बाकी था, पर आशा की एक हल्की सी किरण भी उसके आंखों में उतर आई। जबकि राहुल खामोश चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सत्य क्या था? वर्मा हाउस शहर का शांत इलाके में स्थित एक विशाल घर था, जहां अनावश्यक शोर की कभी अनुमति नहीं थी। इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, राहुल वर्मा और एक पुराना सेवक रामू। बाकी पूरा घर सदैव शांत रहता था, जैसे हर दीवार अपने अंदर कई राज छुपा कर बैठी हो। आन्या को गाड़ी से उतार कर सीधा ऊपर वाली मंजिल पर ले जाया गया। दरवाज़ा खुला,
सामने एक साफ सुथरा कमरा था जहां आरामदायक बिस्तर रखा था। एक तरफ टीवी लगा था, कोने में एसी चल रहा था, मेज़ कुर्सी अपनी जगह पर थे, पानी की बोतलें रखी थीं। अलमारी खाली थी और साथ ही एक बड़ा बाथरूम भी था। पूरा कमरा किसी जेल की कोठरी की बजाय एक सभ्य बेडरूम का दृश्य पेश कर रहा था। आन्या कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर कमरे पर नज़र दौड़ाती, जैसे खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि ये सब सच्चाई है। उसने सोचा था पुलिस उसे सीधा जेल में डाल देगी। गंदी सी कोठरी होगी, कठोर व्यवहार होगा, चीखें होंगी, धमकियाँ होंगी, मगर यहाँ हर चीज़ उसकी सोच से अलग थी। ये अंतर उसके डर को और बढ़ा रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि शांत लोग अक्सर ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। वो दोनों हाथों को मजबूती से आपस में थामे बैठी रही। उसकी नज़रें धीरे धीरे धुंधलाने लगी, फिर सुबह का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। सुबह वो सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान खरीदने शॉपिंग मॉल गई थी। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। बरसों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। अपनी कमाई से अपना खर्च पूरा करती थी। शांति से जीवन बिताती थी और किसी से अनावश्यक रिश्ता नहीं रखती थी। फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। मॉल के अंदर अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स उसके चारों तरफ जमा हो गए। नशा ढूंढने वाला प्रशिक्षित कुत्ता बार बार उसके सामने आकर रुक जाता और कॉन्टिन्यूअस भौंकने लगता। गार्ड्स ने उसका पर्स लिया और तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद एक पैकेट निकला, जिसे देखते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। आन्या की सांस जैसे रुक गई। ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये मेरे पर्स में कैसे आया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हर व्यक्ति की नज़रें उस पर जम गई थीं, जैसे फैसला पहले ही सुनाया जा चुका हो। वो बार बार अपनी निर्दोषता बताती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। कुछ मिनट बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। अब वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कानून के अनुसार उसे बाहर किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। वो ना किसी को फ़ोन कर सकती थी, ना किसी वकील से बात कर सकती थी, जब तक प्राथमिक जांच पूरी नहीं हो जाती। वो पूरी तरह से देख रेख में रहने वाली थी। आन्या ने कांपते हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। हे भगवान, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी रक्षा करना, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। इसी पल कमरे के बाहर किसी ने कदमों की आवाज़ की आहट सुनाई दी। दरवाजे के सामने परछाई रुकी, फिर हैंडल आहिस्ता से घूमने लगा। आन्या की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। उसने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी पहली नियमित पूछताछ शुरू होने वाली थी। दरवाज़ा धीमे से खुला। राहुल अंदर आया। एक हाथ में खाने की ट्रे थी, दूसरे हाथ में पानी की बोतल। उसने खामोशी से ट्रे मेज़ पर रखी और कुर्सी खींचकर आन्या के सामने बैठ गया। उसकी नज़रें निरंतर आन्या के चेहरे पर जमी रहीं। वो उसकी हर हरकत, हर सांस और हर बदलते भाव को गौर से देख रहा था। खाना खा लो। आन्या ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, होंठ सूखे थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे खाना नहीं खाना। अगले ही पल राहुल ने पूरी ताकत से हाथ मेज़ पर मारा। इसके बाद अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैं नहीं दूंगा। आन्या चौंक कर सीधी हो गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे सामने बैठा व्यक्ति किसी भी प्रकार की नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं था। उसने तुरंत थाली अपनी तरफ खींच ली और कांपते हाथों से खाना खाना शुरू कर दिया। सुबह से उसके पेट में एक निवाला भी नहीं गया था। गिरफ्तारी के बाद सतत पूछताछ, सफ़र, इंतज़ार और डर, हर चीज़ ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। अब भूख अचानक तीव्रता से महसूस होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी खाती रही। कुछ ही पलों बाद उसने पानी की बोतल उठाई और एक के बाद एक घूंट पी गई। राहुल खामोश बैठा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो हर पल उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रहा हो। कुछ पलों बाद उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। अगले एक सप्ताह तक ये कमरा तुम्हारा है। तुम यहाँ रह सकती हो। यहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और ज़रूरत की हर चीज़ उपलब्ध रहेगी। अगर मेरे साथ सहयोग करोगी तो अंत में तुम्हें वकील भी मिल जाएगा। तुम रंगे हाथों ड्रग्स के साथ पकड़ी गई हो। तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है।
मॉल में मौजूद हज़ारों लोगों ने तुम्हें देखा है और तुम्हारा पर्स से ड्रग्स बरामद हुई है। अब ये कोई मामूली मामला नहीं रहा। बेहतर यही है कि हमें सब कुछ बता दो, हमारी मुखबिर बन जाओ और अपने गैंग तक हमें पहुंचा दो, फिर तुम्हारे साथ रियायत हो सकती है। आन्या ने दोनों हाथ मजबूती से आपस में जोड़ लिए। उसकी आवाज़ निरंतर कांप रही थी। मैं नहीं जानती मेरे पर्स में ये सब कुछ कैसे आया। मैं अपने घर से सिर्फ ज़रूरी सामान लेने निकली थी। उस वक्त मॉल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं कुछ भी नहीं जानती। राहुल की नज़रें और ज़्यादा सख्त हो गईं। अचानक उसने दोबारा मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा। मैं यहाँ एक ही बात बार बार सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है सारे प्रमाण तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं? कौन तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी योजना करेगा? तुम हो कौन? अगर तुम इस समाज की एक आम सी लड़की हो, फिर तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई जाएगी? मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे सत्य बता दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करने की प्रयास करूँगा। आन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूरी हिम्मत जुटाई। मेरे पास सिर्फ एक ही सच है, और वो ये कि मेरा इस ड्रग्स के पैकेट के साथ कोई संबंध नहीं है। राहुल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। तुम्हें पता है, तुम्हारा इस पैकेट के साथ पकड़े जाना ही कहानी का अंत है। बस यहाँ तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाती है। तुम्हारे खिलाफ ऐसी धाराएं लग सकती हैं कि सीधे जेल होगी। फिर जब तक तुम्हारे मुकदमे की बारी आएगी, शायद तुम इस दुनिया में भी ना हो। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ जांच करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि तुम किसी शरीफ परिवार की लगती हो। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ, मेरे साथ सहयोग करो। ये सुनते ही आन्या ने पहली बार डर के साथ साथ क्रोध से उसकी तरफ देखा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं सिर्फ आपके कहने पर कोई झूठ बोल दूंगी? मैं कह चुकी हूँ कि मेरा इस पैकेट से कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानती वो मेरे पर्स में किस तरह आया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। राहुल अपनी जगह से उठा और कुछ कदम चलकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसकी नज़रें बाहर अंधेरे में खोई हुई थीं। अपने पूरे करियर में वो दर्जन नहीं, हंड्रेड्स आरोपियों से मिल चुका था। लगभग हर व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद ये कहता था कि वो निर्दोष है। हर कोई यही दावा करता था कि उसे नहीं पता प्रतिबंधित वस्तु उसके पास कैसे आई। बरसों के अनुभव ने उसके अंदर ऐसे वाक्यों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि आन्या की हर बात उसे बाकी सभी मामलों जैसी लग रही थी। कुछ पलों बाद वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ा। मेरे लिए सिर्फ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सत्य और प्रमाण। अगर तुम सच बोल रही हो तो प्रमाण भी मिल जाएंगे। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो वो भी ज़्यादा देर नहीं छुपेंगे। 1 सप्ताह बहुत होता है किसी भी राज तक पहुंचने के लिए। आन्या ने आहिस्ता से सर झुका लिया। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। राहुल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। फिर देखते हैं तुम्हारा सच पहले सामने आता है या मेरे प्रमाण। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आन्या खामोश बैठी बंद होते दरवाजे को देखती रही। उसके मन में एक ही प्रार्थना बार बार गूंज रही थी कि किसी तरह असली अपराधी सामने आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर प्रमाण सदैव उसके ही खिलाफ खड़ा दिखाई देने वाला था। अगली सुबह वर्मा हाउस की हवा पहले से कहीं ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। शांत गलियारों में सिर्फ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आन्या पूरी रात जागती रही थी। उसकी आंखों के गिर्द काले घेरे उभर आए थे। वो निरंतर एक ही सवाल सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और राहुल अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बीती रात वाली हल्की सी नमी भी बाकी नहीं थी। उसने कुछ पल खामोश रहकर आन्या को देखा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज़ तुम्हारे मुंह से यही सुनता रहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। आन्या ने कांपती आवाज़ में उत्तर दिया, क्योंकि यही सच है। अगले ही पल राहुल ने गुस्से में उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। आन्या लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ पल संभल ही नहीं सकी। राहुल ने बाहर खड़े सेवक को आवाज़ दी, इस कमरे से सब कुछ निकाल दो। कुछ ही मिनटों में मेज़ हटा दी गई, कुर्सी उठा दी गई, टीवी उतार लिया गया, एसी बंद कर दिया गया और पानी की बोतल भी बाहर ले जाई गई। बिस्तर, तकिया, चादर, हर चीज़ गायब हो गई। कुछ ही पलों में वो आरामदायक कमरे से खाली सा इंटेरोगेशन रूम बन चुका था। राहुल दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब शायद तुम्हें समझ आ जाए कि समय व्यर्थ करने की कीमत क्या होती है। आन्या खामोशी से उसे देखती रही। मैं निर्दोष हूँ। राहुल ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़ा। ये एक ही वाक्य तुम कितनी बार दोहराना चाहती हो? जब तक सच यही है तब तक यही दोहराऊंगी। राहुल ने उसे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। तुम अपने आप को बहुत मजबूत समझती हो।
आन्या बमुश्किल संभली। मैं सिर्फ झूठ नहीं बोल सकती। राहुल कमरे में चक्कर लगाने लगा। कुछ पल बाद फिर उसके सामने आकर रुक गया। देखो, अभी भी समय है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम इस गैंग का हिस्सा थी, फिर भी मैं प्रयास कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ रियायत हो जाए। मुझे सिर्फ नाम चाहिए, मुझे सिर्फ नेटवर्क तक पहुँचना है। आन्या ने तुरंत नकारात्मक रूप में सर हिलाया। मैं वो अपराध कैसे स्वीकार कर लूँ जो मैंने किया ही नहीं? राहुल ने सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने अभी सत्य नहीं बताया तो बुरी तरह फंस जाओगी। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहले ही फंस चुकी हूँ, मगर झूठ बोलकर अपने आप को और ज़्यादा नहीं डुबाऊंगी। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें बार बार अवसर दे रहा हूँ। मेरे पास भी बार बार एक ही उत्तर है। कौन सा उत्तर? मैं निर्दोष हूँ। ये सुनकर राहुल ने निराशा से आंखें बंद कर लीं। अपने पूरे करियर में उसने अनंत आरोपियों से यही शब्द सुने थे। हर व्यक्ति अपनी निर्दोषता का दावा करता, हर व्यक्ति खुद को षड्यंत्र का शिकार बताता। बरसों के अनुभव ने उसके अंदर ऐसे दावों पर विश्वास करना लगभग समाप्त कर दिया था। उसने दोबारा आन्या की तरफ देखा। अंतिम बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ कौन लोग थे? कोई नहीं। ड्रग्स तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं पता। किसने रखी? मुझे नहीं पता। तुम किसके लिए काम करती हो? किसी के लिए नहीं। हर उत्तर एक जैसा था, हर बार एक ही इनकार। कमरे में खामोशी छा गई। राहुल कुछ पल उसे देखता रहा। आन्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, थकान भी थी, आंसू भी थे, फिर भी उसे उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। आखिरकार राहुल दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठीक है, फिर देखते हैं तुम्हारी खामोशी पहले टूटती है या मेरा प्रमाण। दरवाज़ा बंद हुआ। आन्या खाली कमरे के फर्श पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ उठाए और बंद आंखों के साथ सिर्फ एक प्रार्थना मांगी कि किसी तरह सत्य सामने आ जाए, क्योंकि उसके पास अपने बचाव के लिए सच के अलावा कुछ भी नहीं था। एक सप्ताह के समा बोल कर गया था राहुल। राहुल ने कहा कि वो एक सप्ताह में रिपोर्ट निकाल कर देगा, लेकिन अभी तक आन्या ने अपना अपराध ही स्वीकार नहीं किया। वो रिपोर्ट कैसे बनाता? विभाग में उसके खिलाफ बातें होने लगी कि बड़े बड़े पुरुष अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाने वाला आज एक स्त्री के सामने हार गया। अभी तक रिपोर्ट ही सामने नहीं आई। ऑफिसर्स भी उस पर टिप्पणी करने लगे। वो सोचने लगा कि इंस्पेक्टर राकेश जो कह रहा था शायद वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में राहुल अभी भी लिहाज कर रहा था, लेकिन आज उसने सारे लिहाज तोड़ देने का फैसला कर लिया। वो कमरे में आया। उसने आन्या को बुरी तरह पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा कि मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, लेकिन उसने फिर से यही कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो राहुल ने कहा कि कुछ परिणाम मृत्यु से भी बुरे होते हैं। इसका अंदाज़ा तुम्हें सुबह तक हो जाएगा। उसने उसे बेड पर धक्का दे दिया। जब सुबह हुई तो आन्या ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। बेड की सफ़ेद चादर पर वो बड़े बड़े दाग इस बात का चीख चीख कर प्रमाण पेश कर रहे थे कि अगर यह लड़की क्रिमिनल बैकग्राउंड की होती तो फिर अभी तक कन्यका कैसे हो सकती थी। राहुल ने आन्या को हॉस्पिटल पहुंचाने में देरी की, क्योंकि उसकी नज़र में वो अब भी एक आरोपी थी। वो अपनी फ़ाइल पूरी करने की कोशिश में व्यस्त था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसके सीनियर बॉस थे। तुरंत इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाओ, फिर सीधा मेरे दफ्तर आओ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। राहुल कुछ पल खामोश रहा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक यह आदेश क्यों दिया गया था। फिर भी ये प्रतीक्षा आदेश था। उसने और सवाल किए बिना आन्या को पुलिस कस्टडी के साथ हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवाया। तमाम ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद वो सीधा हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। दफ्तर में प्रवेश करते ही उसके बॉस ने कोई बात नहीं की। उन्होंने रिमोट उठाया और सामने लगी एलईडी स्क्रीन रोशन हो गई। कुछ पल बाद शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। राहुल पूरी तल्लीनता से स्क्रीन देखता रहा। वीडियो में आन्या सुकून से खरीदारी कर रही थी। कुछ पलों बाद एक नकाबपोश स्त्री उसके पास से गुजरी। उसने अत्यंत कुशलता से एक छोटा सा पैकेट आन्या के पर्स में डाल दिया। आन्या को इस हरकत का ज़रा भी अभ्यास नहीं था। वो हस्बे मामूल आगे बढ़ गई। वीडियो समाप्त होते ही कमरे में खामोशी छा गई। बॉस ने सख्त लहजे में कहा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तुमने कैसे नज़रअंदाज कर दी? एक निर्दोष लड़की को अपराधी समझकर कार्रवाई की गई। अगर उसने हमारे विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? तत्काल रूप से उसे रिहा करो, उसके खिलाफ केस समाप्त करो और असली अपराधी को तलाश शुरू करो। राहुल के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार आभास हुआ कि उसने सिर्फ प्राथमिक जानकारी पर विश्वास किया था। राकेश ने उसे बताया था कि आन्या ही अपराधी है। उसने खुद गिरफ्तारी की हालत या सीसीटीवी फुटेज की पूरी जांच नहीं की थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं निर्दोष हूँ। वही वाक्य जो आन्या ने पिछले एक सप्ताह के दौरान अनंत बार दोहराया था। उसके बॉस ने थोड़े कोमल लहजे में कहा, उसकी उचित सहायता करो, आशा है मामला यहीं समाप्त हो जाए। राहुल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानता था कि कुछ भूलों का प्रायश्चित सिर्फ
औपचारिक माफ़ी या आर्थिक सहायता नहीं होता। कुछ फैसले इंसान का पीछा बहुत देर तक करते रहते हैं। राहुल उस समय अपराध बोध में डूब चुका था। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि जिस लड़की को वो एक खतरनाक अपराधी समझता रहा वो तो प्रारंभ से निर्दोष निकली। अगर उसने शुरू में सारे प्रमाण खुद देख लिए होते तो शायद बात यहाँ तक कभी ना पहुँचती। बाहर की दुनिया में यह मामला किसी न किसी तरह दबा भी दिया जाता। इतने बड़े विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मगर एक सवाल ऐसा था जिससे राहुल हर हाल में हार रहा था। क्या वो अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ को भी शांत कर सकता है? इसलिए वो हॉस्पिटल भी उसके सामने नहीं गया। हॉस्पिटल प्रबंधन ने अनया को सिर्फ इतना बताया कि उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, वो आज़ाद है और अपने घर जा सकती है। साथ ही उसे ये चेक भी दे दिया गया, ये संदेह के आधार पर आपके साथ जो कुछ हुआ उसका हर्जाना है। आन्या ने खामोशी से वो चेक हाथ में ले लिया। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की। कुछ पल तक वो उस कागज़ को देखती रही, फिर उसे मोड़कर अपने बैग में रख लिया। उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी चीख से ज़्यादा प्रियारिक महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से चली गई। उस दिन राहुल ने हॉस्पिटल फ़ोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उस लड़की की स्थिति अब कैसी है? डॉक्टर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। जब आई थी तो स्थिति अच्छी नहीं थी, अब डिस्चार्ज हो चुकी है और अपने घर जा चुकी है। काल समाप्त होते ही राहुल ने मोबाइल मेज़ पर रख दिया। कुछ पल तक वो खामोश बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ भूल ऐसी होती है जिनके बाद इंसान के पास शब्द समाप्त हो जाते हैं। कानूनी रूप से अब उसका ये केस समाप्त हो चुका था। आन्या निर्दोष साबित हो चुकी थी। असली जांच अब बस नकाबपोश स्त्री के खिलाफ मुड़ चुकी थी। बतौर नियम राहुल को भी आन्या से अब कोई संबंध नहीं रहा था। फिर भी न जाने क्यों उसके कदम बार बार उसी गली का रुख कर लेते। उस शाम भी वो अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी किए खामोश बैठा था। सामने आन्या का छोटा सा फ्लैट था। वो सिर्फ दूर से देख रहा था। न दरवाज़ा खटखटाया, न उससे मिलने का प्रयास किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। आन्या आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। उसके हाथ में खरीदारी का एक कपड़े का बैग था। वो अकेले रहती थी। घर का हर काम उसे खुद ही करना पड़ता था। बाजार जाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। राहुल की नज़रें बेख्तियार उसके चेहरे पर जा ठहरी। चेहरे पर अब भी ज़ख्मों के मध्यम निशान मौजूद थे। चलते हुए भी उसकी रफ्तार पहले जैसी ना थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उठाने में उसे प्रयास करना पड़ रहा हो। वो खामोशी से सड़क पार करके करीब मौजूद दुकानों की तरफ बढ़ गई। राहुल स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत किए उसे जाता हुआ देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ फैसलों का बोझ अदालतें नहीं बल्कि इंसान का अपना अंतरात्मा सुनाता है। वो चाहकर भी इस बोझ से नज़रें नहीं चुरा पा रहा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। एक शांत कॉफ़ी शॉप के कोने में राहुल अपने बचपन के मित्र हरीश के सामने बैठा था। मेज़ पर रखी कॉफ़ी काफ़ी देर पहले ठंडी हो चुकी थी। राहुल निरंतर एक ही बिंदु को देख रहा था, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। हरीश ने खामोशी तोड़ी। क्या बात है राहुल, तुम कई दिनों से दफ्तर भी नहीं आ रहे। राहुल ने गहरी सांस ली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हरीश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसी भूल? राहुल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आज से पहले मैंने कभी ऐसा पाप नहीं किया। मेरी पूरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई। मैंने सदैव अपने काम को ही सब कुछ समझा। फिर एक गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। हरीश कुछ पल खामोश रहा। जो हो गया है सो हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो? हमारी फील्ड में गलत फैसले हो जाते हैं। राहुल ने तुरंत नकारात्मक रूप में सर हिलाया। नहीं हरीश, हर भूल एक जैसी नहीं होती। कुछ भूलें इंसान की वर्दी से बड़ी हो जाती हैं। मैं खुद को आईने में भी नहीं देख सकता। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। रात को नींद नहीं आती। आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता है। हरीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम वास्तव में पश्चाताप कर रहे हो फिर अपनी भूल का सामना करो। राहुल ने आहिस्ता से सर झुका लिया। कुछ दिन बाद एक शॉपिंग मॉल के अंदर आन्या खामोशी से ज़रूरत का सामान देख रही थी। पहले की तुलना में वो ज़्यादा शांत रहने लगी थी। लोगों के पास आने पर बेख्तियार एक कदम पीछे हट जाती। इसी दौरान किसी के कदम उसके पास आकर रुके। उसने सर उठाया। सामने राहुल खड़ा था। आन्या का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो ऐसे पीछे हटी जैसे अचानक किसी भयानक सपने को अपने सामने देख लिया हो। राहुल ने धीमे लहजे में कहा, मुझसे डरो मत।
आन्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आप ही से तो डरना चाहिए। ये शब्द सुनकर राहुल की नज़रें झुक गईं। मैं कोई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आन्या खामोश रही। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आन्या ने कठोर लहजे में उत्तर दिया। मेरे पास आपके लिए माफ़ी नहीं है, राहुल ने आहिस्ता से कहा। मुझे पता है मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी एक बार मेरी बात सुन लो। आन्या ने अपना बैग मजबूती से पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। राहुल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा कोमल हो गई। सिर्फ इतना कह दो कि एक दिन मुझे माफ़ करने का प्रयास करोगी। आन्या की आंखों में आंसू उतर आए। हर जख्म माफ़ी से नहीं भरता। वो मुड़ी, कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुके बिना बोली, दोबारा मेरा पीछा मत कीजिएगा। वो वहाँ से चली गई। राहुल देर तक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। पहली बार उसे पूरी तीव्रता से आभास हुआ कि कुछ माफ़ियाँ मांगने से नहीं मिलती, उन्हें स्वीकार करना सिर्फ सामने वाले के अधिकार होता है। इसके बाद उसने खुद को पूरी तरह काम से अलग कर लिया। दफ्तर जाना लगभग छोड़ दिया, कोई नया केस स्वीकार नहीं किया। उसके दिन खामोशी में गुजरने लगे और रातें जागते हुए। कुछ दिन बाद एक शाम आन्या जलपान का सामान लेकर अपने फ्लैट की तरफ वापस आ रही थी। गली में असाधारण शांति थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि दो अनजान लड़के कुछ दूरी से उसका पीछे चल रहे हैं। उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। वो भी तेज़ चलने लगी। आन्या ने घबरा कर कदम और तेज़ कर लिए। इसी पल सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। राहुल तुरंत बाहर निकला। उसने सख्त लहजे में उन दो युवकों से कहा, वहीं रुक जाओ। राहुल को देखते ही दोनों युवक तुरंत दूसरी गली की तरफ भाग गए। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। आन्या ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में दुख स्पष्ट था। अब बचाने का क्या फ़ायदा? मेरे पास रह ही क्या गया है जिसे बचाया जाए? राहुल के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। इस पल आकाश में गर्जन सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। राहुल ने आकाश की तरफ देखा। वर्षा रुकने तक कहीं क्षण मिल जाए तो बेहतर होगा। आन्या कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे से बोली, मेरे अंदर मानवता अभी भी जीवित है, आपकी तरह नहीं। रुक जाइए, वर्षा थम जाए फिर चले जाइएगा। वो आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला, खुद अंदर प्रवेश किया, फिर खामोशी से एक तरफ हट गई ताकि राहुल भी वर्षा से बचने के लिए अंदर आ सके। वर्षा की आवाज़ पूरे कमरे में फैली हुई थी। राहुल दरवाजे के पास खड़ा था। आन्या ने उसे अंदर आने की अनुमति दे तो दी, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही दूरी का भाव था। राहुल ने आहिस्ता से कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं जानता हूँ सिर्फ माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मगर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आन्या कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, जब मैं एक ही बात बार बार कह रही थी कि मैं निर्दोष हूँ तो आपको क्रोध आ रहा था। अब आप एक ही बात बार बार कह रहे हैं तो मुझे भी क्रोध आ रहा है। राहुल ने नज़रें झुका ली। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्रोध उचित है, मगर ये चाहता हूँ कि जो कश्ती मेरी वजह से हुई है इसे जितना संभव हो सके कम कर सकूं। आन्या ने कठोर लहजे में पूछा, कैसे कम करेंगे? राहुल के पास इस सवाल का सरल उत्तर नहीं था। मैं नहीं जानती कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन मैं अपनी भूल से भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो न्याय मिले जिसकी तुम अधिकारी हो। आन्या ने गहरी सांस ली। कुछ चीज़ें वापस नहीं आती राहुल जी। कुछ जख्म दिखाई नहीं देते मगर इंसान के अंदर रह जाते हैं। राहुल खामोश खड़ा रहा। मैंने सोचा था कि शायद शब्दों से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि विश्वास मांगना नहीं जाता, कमाया जाता है। आन्या ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आपको अगर वास्तव में अपनी भूल का आभास है तो मेरी ज़िंदगी से दूर रहकर भी साबित कर सकते हैं। मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा संभालनी है। राहुल ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं वचन देता हूँ अब तुम पर कोई फ़ैसला नहीं थोपूंगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुछ पलों के लिए रुका, फिर बोला, मैं आशा नहीं करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन तुम ये ज़रूर सोचो कि मैंने अपनी भूल को समझा था। आन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। राहुल खामोशी से बाहर निकल गया। वर्षा अब भी जारी थी, मगर पहली बार राहुल को महसूस हुआ कि कुछ रास्ते माफ़ी मांगने से नहीं खुलते। इंसान को पहले ख़ुद को बदलना पड़ता है, फिर समय फ़ैसला करता है कि कौन सा रिश्ता दोबारा बन सकता है और कौन सा सिर्फ एक सीख बनकर रह जाता है।
एक दिन राहुल और आन्या को फिर से सामना हो गया। वो कहने लगी, आप क्या चाहते हैं, क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं? राहुल ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। आन्या तिलमिलाकर बोली, ठीक है, फिर कर लीजिए मुझसे विवाह। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई मित्र नहीं है। देखती हूँ आप मुझसे विवाह करके मेरी कितनी प्रतिष्ठा करते हैं। वैसे भी आप पुरुषों को ये लगता है कि विवाह हर चीज़ का समाधान है। एक पल को राहुल इतना प्रसन्न हो गया कि ये भूल गया कि उसने अचानक से हाँ कैसे कह दिया, और तुरंत विवाह के लिए मान गया। फिर उन्होंने एक दिन तय कर लिया जिस दिन विवाह हो। आर्य समाज मंदिर में एक साधारण सा विवाह अनुष्ठान संपन्न हो गया। दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन गए। राहुल उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसे कमरे को सदैव के लिए लॉक कर दिया, जहां पर उसे रखकर उसके साथ इंटेरोगेशन किया था। विवाह के बाद भी आन्या और राहुल की ज़िंदगी तुरंत पहले जैसी नहीं हो गई थी। विवाह का रिश्ता स्थापित हो चुका था, मगर आन्या के ध्यान में मौजूद डर और दूरियां अभी बाकी थीं। वो राहुल के साथ एक ही घर में रहती थी, मगर कभी कभी उसके अंदाज से लगता था जैसे वो अब भी अपने चारों तरफ एक दीवार बनाए हुए है। राहुल इस बात को समझता था। वो जानता था कि सिर्फ ये कह देना पर्याप्त नहीं कि आप सब बदल गया है। इंसान के मन में पैदा होने वाला डर समय के साथ ही समाप्त होता है। इसलिए उसने आन्या पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। शुरू के दिनों में आन्या हर बात सोच समझ कर करती थी। राहुल अगर कोई सवाल करता तो वो संक्षिप्त उत्तर देती। अगर राहुल घर आता तो उसके कदमों की आवाज़ सुनकर शांत हो जाती। वो प्रयास करती कि अपने भाव व्यक्त ना करे। राहुल ने महसूस किया कि आन्या को शब्दों से ज़्यादा कार्यों की ज़रूरत है। एक दिन राहुल दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। आन्या ने देखा कि उसकी फाइल्स मेज़ पर बिखरी हुई हैं। पहले तो वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से क्रम अनुसार करने लगी। राहुल उसे देखा तो आश्चर्य हुआ। तुमने ये सब क्यों किया? आन्या ने नज़रें झुकाकर उत्तर दिया, बस ऐसे ही। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ये छोटी सी बात भी उसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन थी। समय गुजरता गया। राहुल ने कभी अपनी इच्छा आन्या पर नहीं थोपी। अगर वो किसी बात पर खामोश रहती तो उसे समय देता। अगर वो चिंतित होती तो सिर्फ इतना कहता कि जब मन करे बात कर लेना। यही व्यवहार धीरे धीरे आन्या के मन में एक नया भाव पैदा करने लगा। एक शाम आन्या की तबीयत खराब थी। राहुल ने दफ्तर से जल्दी वापसी की। वो उसके लिए औषधि लेकर आया और खामोशी से मेज़ पर रख दी। आन्या ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है? राहुल ने उत्तर दिया, तुम्हारी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था। आन्या कुछ देर उसे देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राहुल अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसके साथ सिर्फ शक्ति जुड़ी हुई थी। वो एक ऐसा इंसान बनने का प्रयास कर रहा था जो अपनी भूलों को दोहराना नहीं चाहता था। एक दिन आन्या ने खुद राहुल से एक बात की, मुझे कभी कभी विश्वास नहीं आता कि ज़िंदगी इतनी बदल सकती है। राहुल ने खामोशी से उसकी बात सुनी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ सरल नहीं था। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि सब भूल जाओ, बस इतना चाहता हूँ कि आज जो समय हमारे पास है इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। आन्या ने पहली बार उसकी बात पर खामोश रहने की बजाय सर हिलाया। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले सिर्फ ज़रूरत की बात होती थी, फिर छोटी छोटी बातों पर वार्तालाप होने लगा। आन्या ने महसूस किया कि राहुल उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगा है। वो उसके फैसलों पर प्रतिष्ठा करता है। राहुल के लिए भी ये एक नया सफ़र था। वो जानता था कि विश्वास मांगा नहीं जाता बल्कि अपने व्यवहार से हासिल किया जाता है। कुछ महीनों बाद वर्मा हाउस में वो सन्नाटा नहीं रहा था जो पहले महसूस होता था। अब वहाँ सामान्य जीवन का रंग दिखाई देने लगा था। कभी दोनों साथ भोजन करते, कभी घर के विषयों पर बात करते, कभी किसी छोटी सी बात पर मतभेद भी हो जाता, मगर फिर बातचीत से समस्या हल कर लेते। आन्या ने भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्वीकार करना शुरू कर दिया था। अब वो हर पल अतीत के साए में नहीं रहती थी। राहुल ने एक दिन उससे कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा विश्वास वापस हासिल करने में बहुत समय लगा है और शायद सदैव प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है।
आन्या ने खामोशी से उसे देखा। अब मुझे महसूस होता है कि इंसान अपनी भूलों से सीख सकता है अगर वो वास्तव में बदलने का प्रयास करे। ये सुनकर राहुल की आंखों में शांति उतर आई। उनकी ज़िंदगी अब एक सामान्य दंपति की तरह आगे बढ़ने लगी थी। खुशियाँ भी थीं, छोटी छोटी नाराज़गियाँ भी थी, हंसी के पल भी थे। दोनों जानते थे कि मजबूत रिश्ते सिर्फ प्रेम से नहीं बनते बल्कि आदर, धैर्य और एक दूसरे के सम्मान से बनते हैं। एक दिन आन्या ने राहुल को अपने पास बिठाकर बहुत नरमी से एक बात कहने का फ़ैसला किया। उसके लहजे में शिकायत कम, चिंता ज़्यादा थी। वो जानती थी कि राहुल अब बदलने का प्रयास कर रहा है, मगर वो ये भी चाहती थी कि कोई और निर्दोष इंसान उस पीड़ा से ना गुजरे जिससे वो गुजरी थी। राहुल, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राहुल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कहो आन्या, क्या बात है? आन्या ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप ये काम छोड़ दें। जिस तरह आप एक निर्दोष इंसान को सिर्फ संदेह के आधार पर इतनी सख्ती का सामना करवाया, वो अनुचित था। मुझे डर लगता है कि कल को कोई और निर्दोष इंसान भी किसी गलत फैसले की वजह से दुख ना उठाए। कुछ लोगों की आह इंसान को अंदर से तोड़ देती है। राहुल खामोश हो गया। वो जानता था कि आन्या ये बात क्रोध में नहीं कह रही, वो उसकी भलाई चाहती थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आन्या अपने ज़ख्मों के बावजूद उसके लिए अच्छा सोच रही है। तुम ठीक कह रही हो आन्या, अब मुझे भी इस काम में पहले जैसी रुचि नहीं रही। मैं बहुत पास से देखा है और एक गलत फ़ैसला किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आन्या खामोशी से उसे देखती रही। मैं ये विभाग छोड़ दूँगा। मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करूँगा, नए आने वाले ऑफिसर्स को काम सिखाऊँगा, उन्हें ये समझाऊँगा कि अधिकार के साथ उत्तराधिकारिता भी होता है। लेकिन खुद दोबारा ऐसी जांच का हिस्सा नहीं बनूँगा जहाँ किसी निर्दोष को क्षति पहुँचाने का संकट हो। ये सुनकर आन्या के चेहरे पर शांति आ गई। आपने मेरी बात का मान रख लिया, राहुल ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी बात मेरे लिए सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक समारन था कि इंसान को अपने फ़ैसलों का हिसाब खुद भी देना पड़ता है। आन्या के मन में मौजूद कुछ दुख धीरे धीरे कम होने लगा। उसे प्रसन्नता थी कि राहुल ने सिर्फ शब्द नहीं कहे बल्कि अपनी कार्यों से भी साबित करने का फ़ैसला किया था। कुछ दिन बाद अनन्या ने एक और बात की। राहुल, मैं दोबारा नौकरी करना चाहती हूँ। मैं पहले भी काम करती थी, विवाह के बाद 2-3 महीने का विराम आ गया है। राहुल ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर सकती हो। आन्या ने कहा, लेकिन मेरा समय थोड़ा कठिन होगा, मुझे सुबह जाना होगा, शाम को वापस आना होगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में व्यस्त रहूँगा। प्रयास करेंगे कि वापसी पर एक साथ समय व्यतीत करें, दिन भर की वास्तवता एक दूसरे के साथ शेयर करें। आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर रात के समय सिर्फ हमारा होगा। राहुल ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, जहाँ हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, दिन की थकान समाप्त करेंगे। आन्या ने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है फिर। इस दिन के बाद दोनों की ज़िंदगी में एक नई व्यवस्था आ गई। जब राहुल के विभाग वालों को पता चला कि वो अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़कर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए आवेदन दे चुका है, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। जिस ऑफिसर के नाम से बड़े बड़े अपराधी डर महसूस करते थे, वो अचानक अपना रास्ता बदल रहा था। दफ्तर में कुछ साथी उसके पास आए, उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। राहुल, तुम वास्तव में ये विभाग छोड़ रहे हो? राहुल ने शांत अंदाज में उत्तर दिया, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। एक ऑफिसर ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें किसी अपराधी का श्राप लग गई है क्या? तुम्हारे नाम से तो लोग कांपते थे। हमारे विभाग की पहचान ही तुम्हारी वजह से थी। राहुल ने कुछ पल खामोश रहकर सबको देखा। शायद तुम लोग इसे श्राप समझ रहे हो, मगर मैं इसे अपनी ज़िंदगी की सीख समझता हूँ। सब खामोश हो गए। सामर्थ्य मिल जाए तो इंसान को लगता है कि वो सदैव सही है, मगर वास्तविक परीक्षा यही होती है कि वो उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे करता है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं नए लोगों को ये सिखाऊंगा कि कानून का न्याय भी महत्वपूर्ण है। एक साथी ने ये कहा, मगर तुम तो इस काम में सबसे श्रेष्ठ थे। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, श्रेष्ठ होना पर्याप्त नहीं होता, सही होना भी ज़रूरी होता है। इस दिन राहुल ने अपने अतीत के एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया। समय के साथ उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वही राहुल जो पहले हर वक्त क्रोध में रहता था,
हर बात को सख्ती से देखता था, अब एक अलग इंसान बन चुका था। अब उसके दिन सिर्फ केसेस के पीछे नहीं गुजरते थे, बल्कि घर के चैन में भी गुजरते थे। कभी कभी राहुल दफ्तर से थका हुआ घर वापस आता तो दरवाज़ा खोलते ही आन्या की आवाज़ सुनाई देती, आप आ गए। ये छोटा सा वाक्य भी राहुल के लिए बहुत विशेष बन चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा घर होगा जहाँ कोई उसका इंतज़ार करेगा, जहाँ वापसी पर उसे चैन मिलेगा। आन्या भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। वो दोबारा काम करने लगी थी। कभी वह राहुल से पहले घर पहुंच जाती, कभी राहुल ख़ुद उसे दफ्तर से लेने आ जाता, कभी दोनों रास्ते में किसी छोटे से रेस्टोरेंट में भोजन कर लेते, कभी घर जाकर मिलकर भोजन बनाते। एक शाम राहुल घर आया तो देखा आन्या रसोई में खड़ी थी। आज आपने जल्दी कैसे कर ली? राहुल ने मुस्कुराकर कहा। सोचा आज तुम्हें इंतज़ार ना करना पड़े। आन्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते थे। राहुल ने आहिस्ता से कहा, पहले मुझे लगता था ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम है, अब समझ आ गया कि ज़िंदगी उन लोगों का नाम है जो आपके आने का इंतज़ार करते हैं। आन्या ने खामोशी से उसे देखा। उसे प्रसन्नता थी कि राहुल ने सिर्फ बातें नहीं बदली, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल लिया था। दोनों के बीच अब वो दूरी नहीं रही थी जो कभी मौजूद थी। अब उनके बीच बातचीत थी, विश्वास था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। राहुल ने अपनी भूलों से सीख लिया था। इंसान की वास्तविक सफलता दूसरों पर अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बेहतर बनाना है। आन्या भी महसूस कर सकती थी कि समय के साथ कुछ रिश्ते सिर्फ वचनों से नहीं, बल्कि निरंतर अच्छे कार्यों से मजबूत होते हैं। उनकी ज़िंदगी अब एक सामान्य विवाहित दंपति की तरह आगे बढ़ रही थी। छोटी छोटी खुशियों के साथ, रोज़मर्रा की व्यस्तता के साथ, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के प्रयास के साथ। राहुल को महसूस होता था कि ज़िंदगी ने उसे दूसरा अवसर दिया है। इस बार वो इस व्यर्थ नहीं करेगा। राहुल को काफ़ी समय बाद लगने लगा था कि ज़िंदगी दोबारा सामान्य हो गई है। अतीत की कड़वाहटें अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थी, मगर आन्या के बदलते व्यवहार ने उसे शांति दी थी। उसे लगता था कि शायद ज़िंदगी ने उसे एक दूसरा अवसर दिया है जहाँ वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। इस दिन वो आन्या से पहले घर पहुँच गया था। दोनों के पास घर की चाबियाँ मौजूद थीं, इसलिए जो पहले आता वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता। राहुल ने जैकेट उतारी। कमरे में शांति थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। आन्या अंदर आई। उसके हाथ में एक सुंदर गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ डिब्बा था। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है आन्या? आन्या ने डिब्बे को देखते हुए कहा, मेरे काम पर एक कोलीग ने दिया है। वो यहाँ से जा रही है, इसीलिए उसने मुझे ये उपहार दिया। राहुल ने सर हिलाया। अच्छा। आन्या ने वो डिब्बा कमरे में रखे काले रंग के टेबल पर रख दिया। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए कुछ बना देती हूँ, राहुल ने स्नेहा भरे अंदाज में कहा। ठीक है प्रिय, कोई समस्या नहीं, तुम आराम से फ़्रेश हो जाओ, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आन्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रा जल्दी आ गया था, इसलिए मैंने आज भोजन बना दिया है। आन्या के चेहरे पर खुशी आ गई। ये मेरे प्यारे से पति को क्या हो गया? बेचारा मेरे लिए भोजन भी बनाता है। राहुल हंस दिया। भाई तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा तो फिर किसके लिए बनाना है? आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं 10 मिनट में स्नान करके आती हूँ। वो तौलिया लेकर अंदर चली गई। राहुल रसोई की तरफ गया। उसने बहुत प्रेम से भोजन तैयार किया था। आज उसे अजीब सा चैन महसूस हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ फाइल्स नहीं थी, बल्कि एक घर था जहाँ कोई उसका इंतज़ार करता था। वो टेबल पर भोजन लगाने लगा। थालियाँ रखीं, पानी रखा। फिर अचानक उसकी नज़र उसी काले टेबल की तरफ गई जहाँ आन्या ने वो डिब्बा रखा था। राहुल के कदम वहीं रुक गए। डिब्बे के एक किनारे से सफ़ेद रंग का बारीक सा पाउडर बाहर निकला हुआ था, जो टेबल पर बिखरता चला गया था। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये कोई आम चीज़ है, मगर अगले ही पल उसके अनुभव ने उसे चौंकाया। ये आटा नहीं था, ये वो चीज़ थी जिसे वो बरसों से पहचानता था। राहुल का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत डिब्बा उठाया, आहिस्ता से इसे खोला। अंदर मौजूद पैकेट देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कोकेन थी। उसके हाथ कुछ पलों के लिए रुक गया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस घर में वो चैन समझ रहा था वहाँ ये राज छुपा हुआ था। इसी वक्त आन्या कमरे से बाहर आई।
उसके बाल तौलिए से सूख रहे थे। राहुल ने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या है? आन्या रुक गई। राहुल ने पैकेट की तरफ इशारा किया। हमारे साथ फिर से किसी ने षड्यंत्र किया है। लगता है वो स्त्री अब तक पकड़ी नहीं गई। देखो, उसने फिर तुम्हारे डिब्बे में कोकेन रख दी। ये ड्रग्स हैं। आन्या ने उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। राहुल आश्चर्यचकित हुआ। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आन्या ने तौलिया एक तरफ रख दिया। मुझे पता है। राहुल के चेहरे पर हैरानी आ गई। क्या मतलब तुम्हें पता है? आन्या आराम से कुर्सी पर बैठ गई। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है, पहले खाना खा लेते हैं। राहुल उसे देखता रह गया। आन्या, तुम जानती हो कि ये सब क्या है? वो थाली में भोजन निकाल चुकी थी। एक निवाला खाया, फिर मुस्कुरा कर बोली, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया मेरी जान। राहुल की चिंता बढ़ गई। आन्या, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ में क्रोध आ गया। आन्या, मेरी बात सुनो। अचानक आन्या ने भी बुलंद आवाज़ में कहा, सुन रही हूँ। राहुल खामोश हो गया। अगले ही पल आन्या हंसने लगी। मानव मनोविज्ञान की एक समस्या है। इंसान एक बार जब किसी पर संदेह करता है, फिर उसका वो संदेह गलत साबित हो जाए तो वो पूरी दुनिया पर संदेह कर सकता है, मगर उस इंसान पर संदेह नहीं कर सकता। राहुल के चेहरे के भाव बदलने लगे। आन्या ने चैन से भोजन करते हुए कहा, मिस्टर राहुल वर्मा, आपने अंडरवर्ल्ड में अंधेरा मचा रखा है। अपराधी आपके नाम से थर थर कांपते थे। अब इतने बड़े नाम को, इतने ईमानदार ऑफिसर को किस तरह से खरीदा जाता? आपकी तो कोई कीमत भी नहीं थी। आपको रोका नहीं जा सकता था, मगर आपको उलझाया जा सकता था। वो कुछ पल रुकी, इसीलिए उलझाया हमने। पाप बोध में उलझाया। राहुल के हाथ साकित हो गए। आन्या की आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ये सब कुछ प्लान था आपके ख़िलाफ़। मेरे पर्स में कोई इतना भारी पैकेट रख देगा और मुझे पता नहीं चलेगा, जबकि मुझे पता है कि ड्रग्स सूंघने वाला कुत्ता उसी शॉपिंग मॉल में घूम रहा है। राहुल खामोश खड़ा था। आन्या ने आगे कहा, इत्तेफाक से आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर मैं एक सेकंड में आपसे विवाह करने के लिए मान गई, फिर आपकी आइडियल पत्नी भी बन गई। आपको ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगा मेरी जान? राहुल का खून खौलाने लगा। उसे पहली बार आभास हुआ कि जिस कहानी को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझता रहा था, शायद वो एक बहुत बड़ी चाल थी। आन्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं थी ड्रग्स डीलर। यही तो मेरा काम है, मगर फिर मुझे आपको उलझाने का काम दे दिया गया। जो करना था उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। देखे, मैं सफल हो गई। उसने एक निवाला खाया। अपने डिपार्टमेंट छोड़ दिया। राहुल वर्मा का नाम सदैव के लिए समाप्त हो गया। इतना कहकर वो हंसने लगी। राहुल उसे देखता रहा। उसके सामने वही आन्या बैठी थी जिसे वो कभी निर्दोष समझकर बचाने का प्रयास करता रहा था, मगर अब उसे समझ आ गया था कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। राहुल के लिए वो पल जैसे समय के रुक जाने जैसा था। एक तरफ उसके सामने वो सत्य खड़ा था जिसने उसे विश्वास को तोड़ दिया था, और दूसरी तरफ वो स्त्री थी जिसके लिए उसके दिल में प्रेम पैदा हो चुका था। उसकी आवाज़ क्रोध से भरी हुई थी। अगर ये सब कुछ सच है तो फिर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी पत्नी हो या नहीं। कानून अपना रास्ता लेगा। राहुल ने अपनी पुरानी जैकेट में से हथियार निकाला और सीधा आन्या की पेशानी पर टिका दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो अपनी प्रिय स्त्री की पेशानी पर वो हथियार टिकाए खड़ा था। लेकिन आन्या के चेहरे पर अब भी अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो कि राहुल के अंदर सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। वह आहिस्ता से उसके पास आई। राहुल के हाथों में कपकपी साफ महसूस हो रही थी। आन्या ने बड़े आराम से उसका हाथ पकड़ा और अपनी पेशानी से निशाना हटाकर अपने पेट पर टिका दिया। राहुल समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। आन्या ने कोमल लहजे में कहा, राहुल, आप सदैव दूसरों के फैसले बहुत मजबूती से करते आए हैं, मगर आज पहली बार आपको अपने फैसले का बोझ महसूस हो रहा है। राहुल ने आश्चर्य से उसे देखा। इसी पल आन्या ने एक ऐसी बात कही जिसने राहुल के कदमों तले ज़मीन खींच ली। आपको एक बात बताना भूल गई थी। मैं रास्ते में हॉस्पिटल गई थी। राहुल का चेहरा बदल गया। हॉस्पिटल? आन्या ने धीरे से कहा, आप पिता बनने वाले हैं। कुछ पलों के लिए कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। राहुल के लिए ये समाचार प्रसन्नता भी थी और एक बहुत बड़ा धर्म संकट भी। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे। अभी कुछ पल पहले जिस सत्य ने उसे तोड़ दिया था, अब उसी के साथ एक नई ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए
वो आहिस्ता से पीछे हटा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। क्रोध था, दुख था, प्रेम था, डर था। आन्या ने सिर्फ उसे देखा, फिर खामोशी से वहाँ से जाने लगी। जाते जाते वो रुकी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वैसे बिरयानी अच्छी बनी थी। राहुल कुछ ना कह सका। आन्या कमरे में चली गई। राहुल वहीं खड़ा रहा। कुछ पलों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वो क्या करे। अगर वो कानून के अनुसार कदम उठाता तो एक तरफ उसका कर्तव्य था, एक ऑफिसर होने के नाते वो जानता था कि अपराध को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ एक रिश्ता था, एक आने वाली ज़िंदगी थी, एक ऐसा इंसान था जिसे वो कभी अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझने लगा था। उसे पहली बार आभास हुआ कि फ़ैसले सिर्फ फाइल्स में नहीं होते, कुछ फ़ैसले इंसान के दिल के अंदर होते हैं, जहाँ कोई सरल रास्ता नहीं होता। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। उसने सदैव दूसरों से सच मांगा था, आज ज़िंदगी उसे अपना सच मांग रही थी और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में फंस चुका था। हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि राहुल वर्मा की ज़िंदगी जिस रास्ते पर चल रही थी वो रास्ता अब बिल्कुल बदल चुका था। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी कानून और न्याय के नाम पर गुजारी थी, वो आज उसी घर में खामोश खड़ा था जहाँ एक ऐसी सच्चाई मौजूद थी जिसे वो स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था और नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। आन्या अब भी उसी घर में रह रही थी, वही आन्या जिसके बारे में राहुल सब कुछ जान चुका था। वो जानता था कि वो उस दुनिया का हिस्सा है जिससे वो कभी नफरत करता था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हर दिन राहुल के लिए एक परीक्षा बन चुका था। वो उसे देखता तो उसे अपना प्रेम याद आता, वो उसके अतीत के बारे में सोचता तो उसे अपने कर्तव्य की आवाज़ सुनाई देती, मगर फिर उसकी नज़र आन्या के वजूद में पलती हुई उस नई ज़िंदगी पर पड़ती तो उसका दिल कोमल पड़ जाता। एक दिन राहुल ने फ़ैसला किया कि वो क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से बात करेगा। वो आन्या के सामने बैठा, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आन्या, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। आन्या ने उसकी तरफ देखा। कहिए। राहुल ने गहरी सांस ली। तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें पता है ये रास्ता कहाँ ले जाता है? तुम्हारे पास एक नई ज़िंदगी शुरू करने का अवसर है, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? आन्या खामोश रही। राहुल ने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसे लगा जैसे आन्या के अंदर कोई बात दफन है, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, जैसे उसके अंदर से कोई आवाज़ बाहर आने के लिए व्याकुल है मगर वो खुद को रोक रही है। आन्या, अगर कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। कुछ पल खामोश रही, फिर आन्या ने नज़रें उठा ली। मैं तो यही करती हूँ राहुल, आपको जो करना है कर लीजिए। राहुल को इस उत्तर ने अंदर तक तोड़ दिया। वो जानता था कि आन्या के शब्दों के पीछे कोई राज छिपा हुआ है, मगर वो राज सामने नहीं आ रहा था। समय गुजरता गया। 9 महीने उसी कश्मकश में गुजर गए। राहुल हर दिन खुद को समझाता रहा कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आएगा वो सब कुछ बदल देगा। उसने एक योजना बना ली थी। वो आन्या और अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चला जाएगा, ऐसी जगह जहाँ इस दुनिया का कोई साया ना हो, जहाँ आन्या दोबारा उस रास्ते पर वापस ना जा सके, जहाँ वो अपने बच्चे और राहुल के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। राहुल ने एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा घर खरीद लिया था और ज़रूरी सामान वहाँ स्थानांतरित करवा दिया था। वो चाहता था कि आन्या माँ बनने के बाद शायद अपने बच्चे को देखकर बदल जाएगी, शायद उसके अंदर छिपी हुई मानवता दोबारा जाग उठेगी। अब डिलीवरी का समय करीब था, मगर आन्या ने राहुल को कुछ नहीं बताया। उसने ना ये बताया कि वो हॉस्पिटल जा रही है, ना ये बताया कि कौन से हॉस्पिटल जा रही है। एक दिन जब राहुल घर वापस आया तो घर की शांति ने उसे चिंतित कर दिया। आन्या घर में नहीं थी। फर्श पर कुछ बर्तन टूटे हुए पड़े थे। राहुल का दिल डूबने लगा। वो तुरंत समझ गया कि शायद आन्या को पीड़ा शुरू हो गई थी। उसने फ़ोन मिलाया मगर फ़ोन बंद था। उसके हाथ कांपने लगे। वो एक एक करके पास के हॉस्पिटलों में जाने लगा। हर जगह आन्या को तलाश करता रहा। फिर अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आई। हॉस्पिटल से कॉल थी। क्या आप राहुल वर्मा बात कर रहे हैं? राहुल ने तुरंत उत्तर दिया, जी बताएं, आन्या कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपकी पत्नी की स्थिति बहुत नाजुक है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। बच्चा बिल्कुल ठीक है मगर उनकी स्थिति ख़राब है। राहुल ने हॉस्पिटल का नाम सुना तो चौंक गया। ये हॉस्पिटल तो बहुत दूर था। वो बिना समय व्यर्थ किए वहाँ पहुँच गया। जब वो अंदर गया तो उसके कदम रुक गए। आन्या कमज़ोर स्थिति में बेड पर थी। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में शांति थी।
राहुल की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर, इसे बचाइए, जो करना है करिए, बस इसे बचाएं। वो बाहर जाने लगा था कि डॉक्टर से बात करे, मगर आन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल रुक गया। आन्या ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे जाने दो, और अगर मुझसे नफ़रत करते हो तो मुझे बचा लो। राहुल आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या कह रही हो आन्या? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। बस मुझे यही सुनना था राहुल। मुझे विश्वास चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे सिर्फ मेरी भूलों से नहीं देखता। राहुल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, आन्या ने आहिस्ता से कहा। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। राहुल कुछ कह ना सका। आन्या ने अंतिम बार उसे देखा। मुझे शांति चाहिए राहुल, और फिर वो खामोश हो गई। राहुल के लिए वो पल जैसे समाप्त हो गया। वो अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में खो चुका था। बाद में जब आन्या को अंतिम विदाई दी गई और उसका दाह संस्कार हुआ तो राहुल ने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया। वो नन्ही सी ज़िंदगी जो आन्या की अंतिम निशानी थी। कुछ देर बाद जब राहुल ने आन्या की सामग्री संभाली तो उसकी नज़र उसकी बंद मुट्ठी पर पड़ी। उसने आहिस्ता से हाथ खोला। अंदर एक छोटी सी यूएसबी थी। राहुल आश्चर्यचकित रह गया। उसने वो यूएसबी संभाल कर रख ली। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल था, आन्या ने ये क्या छुपा रखा था? राहुल अपने बेटे को लेकर उसी पहाड़ी इलाके वाले घर में चला गया। वहाँ उसने एक आया रख ली जो बच्चे की देखभाल करती। मगर रात की शांति में राहुल अक्सर वह यूएसबी हाथ में लिए बैठा रहता। वो जानना चाहता था कि आन्या की वास्तविक कहानी क्या थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे आन्या अपनी अंतिम सांस तक छुपाती रही। राहुल ने कांपते हाथों से यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे इस छोटी सी चीज़ के अंदर आन्या की पूरी सच्चाई छुपी हुई है। वो सच्चाई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ। कुछ पलों बाद आन्या का चेहरा सामने आया। वही चेहरा जिसे राहुल ने अंतिम बार हॉस्पिटल में देखा था, मगर आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आलस्य और थकान थी, जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ उठाया हो। आन्या ने कैमरा की तरफ देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोलना शुरू किया। मेरा नाम आन्या है। मैं एक दूर दराज गाँव से ताल्लुक़ रखती हूँ, मगर मेरे स्वप्न सदैव बड़े थे। मैंने शिक्षा हासिल की। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सदैव ये सिखाया था कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वो कुछ पल खामोश हुई। मेरा विवाह अमन नाम के युवक से हुआ था। वो बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत सरल थी मगर बहुत सुंदर थी। राहुल खामोश बैठा स्क्रीन को देख रहा था। आन्या की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। विवाह के बाद हम हनीमून मनाने के लिए एक क्षेत्र में गए थे। हम प्रसन्न थे। हमें नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक समय हमारा इंतज़ार कर रहा है। वीडियो में आन्या की आंखें नम हो गई। जब हम होटल के चेकआउट कर रहे थे तो एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति हमारे पास आया। उसने मेरे पति अमन की कलाई में हथकड़ी लगा दी। इस हथकड़ी का दूसरा हिस्सा एक ब्रीफ केस के साथ जुड़ा हुआ था। राहुल ने बेख्तियार अपनी सांस रोक ली। हम दोनों आश्चर्यचकित रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अमन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? आन्या ने नज़रें झुका ली। वो व्यक्ति ने कहा कि ये ब्रीफकेस होटल के रूम नंबर 303 में पहुंचा कर आओ। इस कमरे की चाबी उन्हीं लोगों के पास थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये ब्रीफकेस तुम्हारे साथ बंधा रहेगा, और अगर कानून को पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राहुल की आंखों में आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हम दोनों बहुत भयभीत हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान्य लोगों की ज़िंदगियों को एक खेल समझते हैं। हमने सोचा कि बस ये ब्रीफ केस पहुंचा देते हैं और इस संकट से निकल आएंगे। आन्या की आवाज़ भारी हो गई। जब हम उस कमरे तक पहुंचे और ब्रीफ केस खोला तो हमारे होश उड़ गए। उसके अंदर ड्रग्स थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम जान गए थे कि हम एक ऐसी साजिश में फंस चुके हैं जिससे निकलना सरल नहीं था। मगर जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उनकी नीयत बदल गई। वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे।
राहुल की आंखों में आंसू बहने लगे। अमन मुझे छोड़कर कैसे जाता? वो मुझसे प्रेम करता था, उसने मुझे बचाने का प्रयास किया, उसने उन लोगों के सामने विरोध किया, मगर वो बहुत ज़्यादा थे। आनिया ने कुछ पल रुककर खुद को संभाला। जब उन्हें लगा कि अमन ऐसे नहीं जाएगा तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके लिए काम करूंगी, उनकी बताई हुई जगहों पर चीज़ें पहुंचाऊंगी, तो वो अमन को छोड़ देंगे। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। मैं मजबूर हो गई। मैंने 6 महीने तक उनकी बात मानी। मैं हर दिन ये सोचकर गुजारती रही कि एक दिन अमन वापस आ जाएगा, एक दिन हम दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेंगे। आनिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। राहुल, उन्होंने कहा था ये मेरा अंतिम काम होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो वो मुझे मुक्त कर देंगे। राहुल का दिल ज़ोर से धड़का। मगर मुझे 2 सप्ताह पहले सच्चाई पता चली। मुझे पता चला कि अमन को उन्होंने उसी दिन समाप्त कर दिया था जिस दिन वो मुझे लेकर गए थे। राहुल ने अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। वो मुझे झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि हम तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे, बात नहीं करवाएंगे, जब काम पूरा हो जाएगा तो उसे मुक्त कर देंगे। मगर वो कभी वापस आने वाला नहीं था। आनिया की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। मेरे पास जीने की सिर्फ एक वजह बची थी, मेरे अंदर एक ज़िंदगी पल रही थी। राहुल ने अपने आंसू साफ किए और अपने पास रखे हुए बच्चे की तरफ देखा जो सो रहा था। आनिया की आवाज़ जारी थी, ये बच्चा मेरा और राहुल का था। मेरे लिए ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी की अंतिम आशा थी। मैं चाहती थी कि ये दुनिया में आए, ये जान सके कि इसकी माँ ने कितनी कठिनाइयों के बावजूद इसे बचाने का प्रयास किया। राहुल की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मैं जानती थी कि शायद मैं ज़्यादा समय इस दुनिया में नहीं रह सकूंगी, मगर मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, इसे एक ऐसा पिता मिले जो इसे प्रेम दे, जो इसे सच बताए। आनिया ने कैमरा की तरफ देखा। राहुल, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगा कि मैं एक अपराधी हूँ, मगर मैं सिर्फ एक मजबूर स्त्री थी जो अपने पति को खोने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही थी। वीडियो में कुछ पलों के लिए शांति हुई। अगर कभी तुम्हें सच्चाई पता चल जाए तो मेरे बच्चे को ये ज़रूर बताना कि इसकी माँ बुरी स्त्री नहीं थी, वो सिर्फ परिस्थितियों की मारी हुई एक इंसान थी। आनिया की आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे प्रेम किया था राहुल, शायद इसलिए मैं चाहती थी कि तुम सच्चाई जान सको। तुम मेरे बच्चे के पिता हो, इसकी रक्षा करना। इसे कभी ये महसूस ना होने देना कि इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया था। वीडियो समाप्त होने से पहले आनिया ने आहिस्ता से कहा, अपना ध्यान रखना राहुल, और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। इसके बाद स्क्रीन काली हो गई। राहुल कई पलों तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। फिर अचानक उसके अंदर का सहम टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया था कि आनिया कभी वो नहीं थी जो वो समझता रहा। वो भी उसकी तरह एक अच्छी इंसान थी, एक ऐसी इंसान जो परिस्थितियों के हाथों मजबूर हो गई थी। वो अपराधी नहीं थी, वो एक शिकार थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि उसने आनिया को किस दृष्टि से देखा था, कितनी बार उसने उसे गलत समझा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आनिया इस दुनिया से जा चुकी थी, शायद अपने अमन के पास, उस व्यक्ति के पास जिससे वो कभी प्रेम करती थी। मगर उसकी अंतिम निशानी राहुल के पास थी, उसका बेटा, वो बच्चा जो आनिया और राहुल के प्रेम की निशानी था। राहुल ने अपने बेटे को गोद में उठाया और आंसू भरी आंखों से इसे देखा। अब उसके पास सिर्फ एक उत्तरदायित्व बाकी था, आनिया की अंतिम इच्छा पूरी करना। आनिया के जाने के बाद राहुल की ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक रह गया था, उसका बेटा आरव, वही बच्चा जिसे आनिया अपनी अंतिम सांसें तक राहुल के हवाले कर गई थी। राहुल ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस नन्ही सी जान के नाम कर दी थी। अब उसकी सुबह आरव की मुस्कान से शुरू होती और रात उसके माथे को चूमकर समाप्त होती। पहाड़ी इलाके वाले घर में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। आरव की निष्पाप आवाज़ें इस घर को ज़िंदगी देती थीं। राहुल खुद उसका ध्यान रखता था, इसे भोजन खिलाता, इसके साथ खेलता, इसे कहानियाँ सुनाता। जब आरव अवस्था होते तो पूरी रात उसके पास बैठा रहता। एक दिन आरव राहुल के पास बैठा अपनी छोटी सी गाड़ी से खेल रहा था। उसने निष्पापता से पूछा, पापा, मेरी माताजी कैसी थी? राहुल कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। इस सवाल में उसके लिए बहुत सी यादें छुपी हुई थीं।
उसने आरव को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माताजी दुनिया की सबसे सुंदर इंसान थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, वो सुंदर थी? राहुल ने प्रेम से उसके बाल संवारे। हाँ बेटा, मगर सिर्फ चेहरे से नहीं, हृदय से भी बहुत सुंदर थी। वो बहुत वीर थी। उन्होंने बहुत कठिन समय देखा, मगर फिर भी अपने अंदर की अच्छाई को समाप्त नहीं होने दिया। आरव खामोशी से अपने पिता की बात सुन रहा था। तुम्हारी माताजी बहुत प्रेम करने वाली थी। उन्हें सदैव दूसरों की चिंता रहती थी। वो चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। वो चाहती थी कि तुम सदैव सत्य के साथ दो। आरव ने निष्पापता से पूछा, पापा, माताजी मुझे छोड़कर क्यों गई? राहुल की आंखें नम हो गईं, मगर उसने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले लगा लिया। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई बेटा, वो सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हर अच्छी आदत में। समय गुजरता गया। आरव अब 3 साढ़े 3 वर्ष का हो चुका था। वो घर में भागता फिरता था। कभी राहुल के दफ्तर के कागजात को लेकर बैठ जाता, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से राहुल की सहायता करने का प्रयास करता। राहुल इसे देखकर अक्सर सोचता कि अगर आन्या आज जीवित होती तो अपने बेटे को देखकर कितनी प्रसन्न होती। एक शाम राहुल आंगन में बैठा था। आरव उसकी गोद में सर रखे सो रहा था। राहुल ने आकाश की तरफ देखा। उसके दिल में आन्या की याद ताज़ा हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, आन्या, मैंने तुमसे वचन दिया था कि मैं आरव का ध्यान रखूँगा। मैं अपना वचन पूरा किया है। उसकी आंखों में नमी आ गई। राहुल जानता था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, मगर कुछ रास्ते समय के साथ समाप्त नहीं होते। कुछ लोग चले जाते हैं, मगर उनका प्रेम सदैव साथ रहता है। कुछ समय बाद लोगों ने राहुल से दोबारा विवाह का जिक्र किया। कई लोगों ने कहा कि आरव के लिए भी बेहतर होगा कि घर में एक स्त्री हो, मगर राहुल ने सदैव एक ही उत्तर दिया, मेरी ज़िंदगी में अब किसी और के लिए स्थान नहीं है। मेरी दुनिया मेरे बेटे आरव से पूर्ण है। वो आरव को देखकर मुस्कुराता। मैं दोबारा कभी विवाह नहीं करूँगा। आरव ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसका पिता भी बनूंगा और उसकी माता की कमी भी पूरी करने का प्रयास करूंगा। राहुल ने अपनी ज़िंदगी का हर पल अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया। उसे पता था कि वो आन्या को वापस नहीं ला सकता, मगर वो अपनी मोहब्बत की अंतिम निशानी को ज़रूर संभाल सकता है। और इसी तरह राहुल वर्मा ने अपनी बाकी ज़िंदगी एक पिता बनकर गुजारने का फ़ैसला किया। एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को सिर्फ ज़िंदगी देना नहीं चाहता था, बल्कि इसे ये भी सिखाना चाहता था कि इंसान की वास्तविक पहचान उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका चरित्र होती है।